नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर वो होता है जो उधार पे किसी से चीज ले और उसने बाद में उसको पैसे पे करने हो, और क्रेडिटर्स वो पर्सन होगा जिसने उधार पे कोई चीज दी होती है और उसने बाद में पैसे लेने होंगे। डेटर जिससे पैसे हमने लेने हैं मीन्स कि हमने उसे कोई चीज उधार पे बेची हो, और जिसने कोई चीज उधार पे बेची होगी वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा, और जिससे पैसे लेने वो क्या कहलाएगा? डेटर। लेकिन इन्फ्लेशन से फायदा किसको होगा? इफेक्ट किसको? एक तो फायदा किसको होगा और दूसरा इफेक्ट कौन होगा? जो डेटर है वो इन्फ्लेशन से फायदा उठाएगा, और जो क्रेडिटर है वो इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन से। कि डेटर आज कोई चीज उधार लेके चला गया, उसकी कॉस्ट आज के अकॉर्डिंग उसने पे करनी है फ्यूचर में, लेकिन वही प्रोडक्ट जब फ्यूचर में जब उसको उसके पैसे वापस किए जाएंगे तो उस वक्त वैल्यू उस प्रोडक्ट की वो नहीं रहेगी, तो उससे जो डेटर है उसने जो चीज कंज्यूम की है वो सस्ते दामों में की, उसके अकॉर्डिंग जिस दिन वो पैसे पे करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी को कोई एक पर्सन उधार पे चीज लेके गया है और वो पैसे देता है 31 मार्च को, 3 माह के बाद वो कहते हैं कि वो पैसे पे करेगा, तो जब वो 1 जनवरी को परचेज करके लेके गया वो चीज वो 10,000 रुपीज की थी, बट उसने अभी तक एक्चुअल में 10,000 पे नहीं किए। अब ये चीज जब उधार हमने दे दी तो हम क्रेडिटर और जो लेके गया हमारी नजर में वो क्या होगा? डेटर होगा, जिसने हमें पैसे देने होंगे। अब ये जिस तारीख को पैसे वापस करने आएगा हकीकत में ये पैसे कितने पे करेगा? 10,000 करेगा, लेकिन उस वक्त उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकता है कि रुपीज 12,000 हो चुकी हो। तो अब यहाँ पर ये कि डेटर तो जो उधार लेके गया था चीज कि वो फायदा उठा चुका है इन्फ्लेशन से, कि बढ़ती हुई कीमत जो है वो प्रोडक्ट की उसका फायदा वो पहले ही ऑलरेडी उठा चुका है उधार पे, और वो 2 माह या 3 माह या 4 माह के बाद सेम वही अमाउंट जब रिटर्न करेगा तो उस वक्त उस प्रोडक्ट की प्राइस वो नहीं होगी। तो डेटर जो है वो इन्फ्लेशन से फायदा उठाते हैं, और जो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं वो सफर होंगे इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि जो अमाउंट वो रिसीव कर रहे होंगे उस वक्त वो हकीकत में क्या होगी? कम होगी। और इसके अलावा टाइम गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब पैसे की वैल्यू कम होगी तो इट्स मींस कि अब उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो चुकी है, क्योंकि जितने में वो चीज पहले खरीदा करता था अब बढ़ती हुई कीमत की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अब वो प्रोडक्ट उससे ज्यादा महंगी हो गई है, तो उसकी परचेजिंग पावर पहले की निस्बत कम हो जाएगी। अब उतने दामों में वो ज्यादा चीजें परचेज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि इससे परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद रियल इंटरेस्ट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रियल होता है विदाउट इन्फ्लेशन। अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल होता है विद इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन ऐड होगी वो नॉमिनल अमाउंट कहलाएगी। अगर उसमें से हम इन्फ्लेशन निकाल देंगे तो क्या रह जाएगी? रियल। इसके बाद इसका इफेक्ट में आता है बिजनेस अनसर्टेनिटी या एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि जो एक एंटिटी को चला रहा है या एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ये जिसका अपना बिजनेस है। अगर कोई पर्सन फिर वहां से वायर बीजीए केबल आ रहा है, बीजीए केबल बस बस बस। एंटरप्रेन्योरशिप विद हाई एंड वोलेटाइल इन्फ्लेशन। वोलेटाइल का मतलब है कि टाइम के साथ साथ उसका इंक्रीज होते रहना, और ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी ये वर्ड पढ़ा था कि वोलेटाइल इन नेचर, कि प्राइस इंस्टेबिलिटी का एक टॉपिक था जो मैंने चैप्टर नंबर 3 में जाके डिस्कस करवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इनइलास्टिक। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व इनइलास्टिक होंगे उस वक्त मार्केट में जो प्राइस होगी वो वोलेटाइल इन नेचर होगी। या मैंने दूसरा वर्ड उसके लिए बोला था कि क्या होगी जी? अनस्टेबल, यानी कि प्राइस है वो स्टेबल नहीं रहेगी या वोलेटाइल इन नेचर रहेगी।
और उसमें अगर दोनों में से कोई एक कर्व भी इलास्टिक रह जाता है तो प्राइस क्या रहेगी, इनवोलेटाइल। और अगर प्राइस वोलेटाइल में रहेगी तो दोनों के दोनों का डिमांड और सप्लाई बोथ आर इनइलास्टिक, दोनों इनइलास्टिक होने चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि हाई एंड वोलेटाइल इन्फ्लेशन, कि अगर एक तो इन्फ्लेशन हाई हो जाए, प्राइसेस में कीमतों में इजाफा पहले की निस्बत ज्यादा हो जाए, और वोलेटाइल इन नेचर है कि वो कंटिन्यूअसली जो है वो अप होती रहे, ये ना कोई सर्टेनिटी उसके अंदर किसी किस्म की ना हो कि अगर प्राइस आज ये है तो अगले 6 माह तक अब ये प्राइस सेम रहेगी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होना चाहिए। इसमें ये कि अगर आज कीमत ये है तो ये अनसर्टेन रहे कि आने वाले वीक में कीमत क्या होगी, उसे कहते हैं वोलेटाइल इन नेचर। तो इसमें बिजनेस जो है आर लेस लाइकली टू कमिट टू बिग प्रोजेक्ट एज दे आर अनसर्टेन एज टू द इकोनॉमिक फ्यूचर्स, कि जो बिजनेस वाले हैं वो कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, वो सर्टेन नहीं है आने वाले हालात से, वो अनसर्टेन है कि आने वाले हालात में फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इससे जो बिजनेस अनसर्टेनिटी है या बिजनेस कंपटीशन कह सकते हैं कि वो पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे बिजनेस में भी इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन से। एक तो जो फिक्स्ड इनकम सैलरी वाले हैं या फिक्स्ड इनकम वाला ग्रुप है वो इफेक्ट होगा। नंबर 2 पे जो है डेटर्स जो है वो फायदा उठाएंगे और क्रेडिटर्स क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। नंबर 3 पे बिजनेस अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि जो प्रोजेक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हाई होगी या वोलेटाइल इन नेचर होगी तो लोग कभी भी जो है या बिजनेसमैन कभी भी प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट जो 8-10 साल में खत्म होने वाला है उस प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएगा। और इसके बाद फिर आ गया फिक्स्ड इनकम ग्रुप, ये रेपिटेशन है। इसके बाद है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स जो हैं सबसे लेके ये पैसा इन्वेस्ट उस वक्त करते हैं इकोनॉमी के अंदर जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, इनके पास पैसा पहले की निस्बत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ये बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब इनको इंटरेस्ट के तौर पर अमाउंट पहले की निस्बत कम पे करना पड़ेगा। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होगी तो इन्वेस्टर्स जो हैं ये पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। जब पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड पहले की निस्बत बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में जाना स्टार्ट हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो क्या इन्वेस्टर्स वहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो सिनेरियो तो ऐसा बन चुका है कि पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ में है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है और इसके अलावा कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। अब कोई गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लगाएगा जिससे वो एग्रीगेट डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो है वो सोच रहा होगा, तो उसके लिए वो 2 ही पॉलिसीज लगा सकता है। एक लगाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि टैक्सेस को बढ़ा देगी, अपना रेवेन्यूज पहले की निस्बत ज्यादा जनरेट करना शुरू कर देगी। या गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी लगाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर ये होगा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, पैसा कम ही इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा उठा के कहां पर डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे कि जो रिवॉर्ड या जो रिटर्न हमें मार्केट से मिलना है उससे बेहतर है कि हम हाई रिवॉर्ड से या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो अपना फायदा ले सके, वो बैंक में डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन्वेस्टर्स एज वी शैल सी इन द लेटर सिलेक्शन इन रिस्पांस टू हाई इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस गेटिंग ए लोन व्हिच मे स्टेपल इन्वेस्टमेंट, जो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट को रोक देगी कि अब इन्वेस्टमेंट करने वाला भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले ही कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दोनों में से कोई एक पॉलिसी लगाएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बैंक से रिलेटेड है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले की निस्बत ज्यादा हो जाएगा और इन्वेस्टर जो है वो पैसा
इन्वेस्ट करना कम कर देगा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इन्वेस्टर को भी इफेक्ट करेगी। फिर आता है जी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन से इफेक्ट होती है, कोई आम पर्सन नहीं बल्कि साथ में गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो रही होती है। गवर्नमेंट डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमारे तहफ्फुज के लिए जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट हो रही होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, अप होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगी। अब लोगों के पास पैसा तो आएगा, लेकिन जब चीजें पहले की निस्बत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो परचेजिंग पावर लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो लिविंग स्टैंडर्ड उनका पहले था, अब उनको वो मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा कि जो चीजें पहले खरीदा करते थे सस्ती होती थी और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रख पाते थे। अब बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से उन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि चीजें महंगी हुई, परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। अब जब परचेजिंग पावर कम हो गई तो जितनी चीजें पहले परचेज किया करते थे अब वो उतनी चीजें परचेज नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट वहां पर आके क्या करेगी, उनको सब्सिडी के तौर पर पैसे देना शुरू करेगी, ताकि क्या करना शुरू कर दें कि वो अपनी परचेजिंग पावर को दोबारा स्टेबल कर लें या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लें, यानी कि उनके लिए चीजें सस्ती कर देगी। हकीकत में चीजें उतनी की होगी, लेकिन गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे क्या करना शुरू कर देगी, सब्सिडी देना शुरू कर देगी। और वो जो सब्सिडी के तौर पर पैसे मिलेंगे वो गवर्नमेंट ने हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगाने हो, या गवर्नमेंट ने अपने किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर या कोई पॉलिसी उससे रन करनी होगी। अब वो उन पैसों की बजाय या उन पॉलिसी पे लगने वाले पैसे जब वो लोगों के परचेजिंग पावर को बूस्ट करने के चक्कर में लगा देगी, तो गवर्नमेंट वो अपनी पॉलिसी में पैसा नहीं लगा पाएगी, या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए गवर्नमेंट ने पैसा रखा था वो अब अपना ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। एक दफा जस्ट इसे रीड करना है कि रैपिड इन्फ्लेशन आल्सो हर्ट गवर्नमेंट इन डिफरेंट वेज, इट रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट हैज to spend more money to compensate purchasing power. Furthermore, rising inflation forces government to have cut on its expenditure. मेन पे जब वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट जब उनको कंपनसेट करेगी तो गवर्नमेंट का अपना कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स है उन पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, while it reduce the pace of development of a country, तो इससे गवर्नमेंट को भी इफेक्ट होगा। तो लास्ट है जी बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस, मींस के दो कंट्रीज के दरमियान बिजनेस का जो मुकाबला है ये ऐसे ही चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट सस्ती होती है जिस कंट्री की, वहां से इंपोर्ट कर ली जाती है। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होगी तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होगी तो कीमतें भी पहले की निस्बत क्या होगी, ज्यादा होगी। एक वही प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में है वो ₹150 की है, पाकिस्तान में बढ़ती हुई कीमत की वजह से एक प्रोडक्ट जो पहले कभी 100 रुपए की हुआ करती थी वो बढ़ के 150 की हो गई है। और एक कंट्री साथ में हम इंडिया कर लेते हैं। अब इंडिया में भी सेम वही प्रोडक्ट है और वो ₹120 की है। पहले इनकी कीमत अभी तक स्टेबल है। जब पहले पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट की कीमत थी ₹100 और इंडिया में थी 120 की, तो बाकी कंट्रीज वालों का फोकस पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे था और वो पाकिस्तान से ये देखते थे कि दो कंट्रीज के दरमियान ये प्रोडक्ट हमें सस्ती कहां से पड़ेगी, हम उन कंट्री से क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। अब पाकिस्तान से चीजें जो है वो बाहर भेजी जाती थी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था और दूसरे ममालिक वाले क्या करते थे, इंपोर्ट। अब बढ़ती हुई प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की वही प्रोडक्ट 150 पे पहुंच गई। अब यही प्रोडक्ट सेम इंडिया में अभी भी कितने की है, 120 की। तो बाकी कंट्रीज अब पाकिस्तान से परचेज करेंगे ये इंडिया से, क्योंकि अब पहले की निस्बत हमारी प्रोडक्ट महंगी हो गई है और इंडिया की प्रोडक्ट क्या हो गई है, सस्ती। अब पाकिस्तानी भी हो सकता है कि क्या करना शुरू कर दें, इंडियन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस वाले भी इफेक्ट होते हैं कि व्हेन सेलिंग comparable goods, the country with lower inflation will have to follow low price and therefore much better international competitiveness। कि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगी तो कीमतें भी कम होंगी, लोग या बाकी कंट्रीज वाले भी आपसे खरीदेंगे, तो आपका बिजनेस या
दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये 5 लिंक आपको याद रखने हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो किन किन पर्संस को इफेक्ट कर रही है। नंबर 1 पे कि जिनका इनकम ग्रुप जो है वो फिक्स है। नंबर 2 पे जो है